गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मरोन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 4 विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है 2021 की माध्यमिक परीक्षा 2021 की में आपका सिलेबस में क्या क्या रखा है। तो आपके सिलेबस में है केवल और केवल औद्योगिक क्रांति है। इसके अलावा इस अध्याय से विश्व का इतिहास अध्याय 4 से कुछ नहीं पढ़ना है, आपको केवल और केवल औद्योगिक क्रांति पढ़नी है। यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और उदय के कारण ये नहीं पढ़ने हैं, और इटली और जर्मनी का एकीकरण ये बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाना इसको। तो आपको केवल क्या पढ़ना है सिलेबस में आपके क्या है, औद्योगिक क्रांति। तो स्टूडेंट्स अपन पढ़ते हैं पहले औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति मानव सभ्यता के आरंभ से 19वीं सदी पूर्व तक दुनिया का सारा कामकाज सामान्यतः हस्तचलित औजारों के द्वारा ही किया जाता था। यानी कि किससे किया जाता था? हाथों से ही किया जाता था, कोई मशीनें नहीं थी। मानव ने ऊर्जा के कई नए स्रोतों की खोज की और इनके उपयोग से उसकी कार्यशक्ति की कोई सीमा नहीं रही। वाष्प शक्ति यानी कि भाप की शक्ति से, विद्युत ज्वलन से, गैस आदि के क्षेत्र में मानव के बढ़ते चरण थे, जिसकी परिणति अणु ऊर्जा के आविष्कार में हुई। यानी कि किसका हुई? अणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा के। अब आपको ये चित्र में दिखाई दे रही होगी जो औद्योगिक मशीन है, जो सबसे पहले ये मशीन बनी थी। दुनिया में भारत कुटीर उद्योगों से संपन्न ऐसा देश है जहाँ अति प्राचीन काल से में भी लोह भट्टियों यानी कि क्या थी, लोहे की भट्टियों से उच्च स्तर का इस्पात तैयार होता था। इसका ज्वलंत उदाहरण दिल्ली के यानी कि इसका भारत में कुटीर उद्योग से लोह इस्पात का उत्पादन किया जाता था। इसकी भट्टियाँ अपने को मिली है। उसका एक ज्वलंत उदाहरण है, वो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार के पास है लोह स्तंभ, यानी गुप्त काल का लोह स्तंभ है, वो आज भी वहाँ पर दिल्ली में है, जिस पर बिना जंग लगे वो खड़ा है, स्तूप है। कृषि की उन्नत किस्में एवं बदलकर मिश्रित कृषि भारत की ही देन है। यानी कि पहले किस्में की उन्नत किस्में, कृषि के लिए उन्नत किस्में के बीज तैयार किए गए, फिर उसमें बदल कर यानी कि मिश्रित, साथ में एक फसल के साथ दूसरी फसल भी साथ में बोई जाती थी। ये भारत की ही देन रही है विश्व में। बांध एवं सेतु निर्माण भारत की दुनिया को दिशा देने वाली एवं उद्योगों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका रही है। हजारों वर्ष पूर्व श्रीलंका एवं भारत के बीच बनाया गया राम सेतु उदाहरण है, जिसके निर्माण की विधि भी हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। वर्तमान में 19वीं शताब्दी से पूर्व कृषि, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य के उत्तम व्यवस्था भारत में वर्षों पूर्व विद्यमान नहीं है, जबकि दुनिया में तथाकथित हजारों विकसित राष्ट्रों द्वारा 19वीं सदी से नए प्रयोग प्रारंभ किए हैं। यानी कि ये बांध बनाना है, बांधों के ऊपर पुल बनाना है, ये सारा अपने प्राचीन काल से चला आ रहा है। यानी कि जब राम जी श्रीलंका गए थे उस समय समुद्र में एक पुल बनाया था, उसको कहते हैं राम सेतु। क्या कहते हैं? राम सेतु बनाया था। वो भारत की प्राचीन विद्या है। क्या है? हाँ। और परंतु अन्य विकसित देश थे, वो 19वीं शताब्दी से ये सारा काम शुरू किया था। अब औद्योगिक क्रांति का अर्थ, अब क्या पढ़ते हैं? औद्योगिक क्रांति का अर्थ पढ़ते हैं। तब औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तनों से है जिनके फलस्वरूप जन संसाधनों को अपने परंपरागत कृषि, व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के वृत्त यानी कि बड़े उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिला है। औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों ने फ्रांस के
जॉर्जिस मिशले और जर्मनी काइड्रिक्स एंजेम द्वारा किया गया। आर्नोल्ड टाइनवी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आर्नोल्ड टाइनवी की पुस्तक क्या है? लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में यह स्पष्ट किया है कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं वरन विकास की सतत क्या है? प्रक्रिया है। यानी कि नया नया ये लगातार क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। इतिहासकार G.W. साउथगेट के अनुसार औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली की में परिवर्तन था जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिए जाने लगा। यानी कि हाथों से बनाए गए औजारों से उपयोग न करके किससे? जो यंत्रों से काम लिए जाने लगा है। औद्योगिक संगठन में परिवर्तन हुआ। घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगा। इतिहासकार C.D. हेजन महोदय का मत है कि कुटीर उद्योग का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति है। कुटीर उद्योग का क्या है? मशीनीकरण ही क्या है? औद्योगिक क्रांति है। डेविस के अनुसार औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया था कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेज खंड 8 के अनुसार आर्थिक और तकनीकी विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया था, जिसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। हम यह कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ उस आर्थिक अवस्था से है जो परंपरागत कम उत्पादन और विकास की निम्न अवस्था से निकलकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रविष्ट होती हैं, जिससे अधिक उत्पादन, जीविका, रहन सहन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और उत्पादन दर निरंतर बढ़ती रहती है, जिसका मनुष्य, समाज और राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो ये था औद्योगिक क्रांति का अर्थ एवं परिभाषाएं थी। अब पढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन। अब औद्योगिक क्रांति तो आ गई, उसके बाद में विश्व में क्या क्या अपने को परिवर्तन आए, तो अपन ये पढ़ते हैं परिवर्तन। उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथ से किए जाते थे, अब शक्ति चालित यंत्रों से किए जाने लगे। दूसरा है इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के कारखाने खोले जाने लगे। कृषि, तीसरा नंबर है कृषि कार्यों में शक्ति चालित मशीनों का प्रयोग होने के कारण छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े फर्मों की खेती की जाने लगी थी। पहले खेती किससे की जाती थी? बैल और या ऊंट से ये खेती हल चलाया जाता था, परंतु ट्रैक्टर वगैरह ये आने के बाद पहले छोटे छोटे खेत बोए जाते थे, अब क्या ट्रैक्टर से बड़े बड़े खेतों को जोता जाता है। ये परिवर्तन आ गया। चौथा पॉइंट है पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। वाष्प चलित इंजन और यंत्र चालित जहाजों के कारण यातायात में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। यानी कि पहले वही बैलगाड़ी से या घोड़ा गाड़ी से या ऊंट गाड़ी से या हाथी गाड़ी से ही चलाना पड़ता था, परंतु वाष्प चलित इंजन आ गया और मशीनों से, यंत्रों से जहाज चलने लगी, जिसके कारण यातायात में क्या हो गया? आमूलचूल परिवर्तन हो गया। पहले धीमा धीमा यानी कि उनकी एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना था तो समय लगता था, अब मशीनें से तो जल्दी जल्दी सामान इधर उधर पहुंचाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया? यातायात में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हेतु संगठित व्यापार तंत्र विकसित किया गया।
कम मानव श्रम एवं अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया। यानी कि कम से कम क्या लगा, मानव का श्रम कम लगे और उत्पादन क्या हो, अधिक के सिद्धांत पर ये सारा परिवर्तन हुआ है। तो ये पढ़ा अपने औद्योगिक क्रांति में होने वाले परिवर्तन। अब पढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ क्यों हुई। यानी कि औद्योगिक क्रांति हुई जो कहाँ से प्रारंभ हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी। तो इंग्लैंड से ही क्यों हुई, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। औद्योगिक, अंडरलाइन करो इसमें, इंग्लैंड पहला देश था जहां सबसे पहले आधुनिक औद्योगिक क्रांतिकरण का अनुभव किया गया। इंग्लैंड में यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा अनेक ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को इंग्लैंड में सबसे पहले प्रारंभ किया गया। तो नंबर 1, अब इंग्लैंड में क्रांति प्रारंभ होने का क्या कारण था, इसमें पहला है इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। क्या था, औपनिवेशिक साम्राज्य। औपनिवेशिक साम्राज्य क्या था कि इंग्लैंड है अन्य देशों पर शासन कर रहा था उस समय। 17वीं शताब्दी, 18वीं, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में क्या हो रहा था, इंग्लैंड है जो अन्य देशों पर अपना शासन स्थापित कर दिया गया था। तो वो उनके अंडर में थे देश, तो वो क्या देश कहलाते थे, औपनिवेशिक साम्राज्य कहलाता था। वो साम्राज्य कैसे कहलाता था, औपनिवेशिक साम्राज्य कहलाता था। तो इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य, इंग्लैंड में 18वीं सदी के औपनिवेशिक साम्राज्य से कच्चा माल व नवीन बाजार उपलब्ध हुए, जबकि यूरोप के अन्य देशों के पास औपनिवेशिक देश नहीं थे। नंबर 2, लोहे और कोयले की खानें पास होना। इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खानें पास होने के कारण पक्का लोहा निर्माण में अधिक सुविधा हुई। मशीनों के निर्माण के लिए पक्का लोहा आवश्यक था, इसलिए कारण क्या हुआ, इंग्लैंड में लोहे के खनिज भी मिल गए और कोयले के भंडार भी मिल गए, जिसके कारण वो इंग्लैंड में ये क्रांति की शुरुआत हो सकी, आसानी से ये दोनों माल मिल गया था। नंबर 3, उपभोग के अनुरूप उत्पादन करना। फ्रांस का निर्यात व्यापार उच्च कोटि की विलासी वस्तुओं का था। यानी कि फ्रांस, यूरोप का देश एक फ्रांस भी था इंग्लैंड के साथ, परंतु फ्रांस का जो निर्यात होता था व्यापार, वो उच्च कोटि से और अधिक मूल्यवान थे, जो जिसमें विलासी लोग ही उन वस्तुओं को खरीदते थे। विलासी वस्तुओं का उपभोग हमेशा सीमित रहता है, जबकि इंग्लैंड का निर्यात व्यापार उन वस्तुओं का था जिनकी ज़रूरत बड़ी मात्रा में रहती थी। इंग्लैंड का विश्वास था कि यदि उन्हें और अधिक सस्ता बनाने के साधन खोजे जाए तो उनका बाजार और बढ़ सकता है। इसलिए इंग्लैंड उन तरीकों को अपनाने के लिए तैयार था जिनसे वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पाद संभव हो। चौथा है अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। इंग्लैंड में क्या हुए, कुशल कारीगर भी नहीं थे, उनको थोड़ा बहुत ज्ञान था मशीनों के बारे में, उनको सस्ते मूल्य पर उनको रख दिया गया था। तो जब इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था भंग हुई तो बड़ी संख्या में अर्धकुशल कारीगर शहरों में जा बसे। जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई तब ये अर्धकुशल कारीगर नई मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। नंबर 5, फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध। फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन के युद्धों में ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युद्ध के दिनों में इंग्लैंड को अपने सैनिकों व अपने साथी देशों के सैनिकों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन के तरीकों में सुधार करने की आवश्यकता पड़ी। नंबर 6, पूंजी की उपलब्धता। इंग्लैंड के पास खूब धनमाल था, पूंजी खूब थी, ये भी एक बड़ा कारण रहा है। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए पूंजी उपलब्ध थी। तत्कालिक परिस्थितियां पूंजी संग्रहण तथा उसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल थी।
18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के में उद्योगपतियों को ऋण प्राप्त करने तथा पूंजी जमा करने की सुविधा मिल गई। इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति, अब इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी थी कि औद्योगिक क्रांति हुए। व्यापारिक दृष्टि से इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति अच्छी थी, यानी कि आसानी से जहाज़ों से, समुद्री मार्गों से अन्य देशों में माल पहुंचाया जा सकता था, कच्चा माल लाया जा सकता था। तो इंग्लैंड के चारों ओर समुद्री सीमा होने के से बाह्य आक्रमण की सुरक्षा से सुरक्षित होने के कारण यह युद्ध जनित हानियों से बचा रहा और अपना औद्योगिक विकास कर सका। 8वां है, इंग्लैंड में हुई कृषि क्रांति ने भी औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया है। नंबर 9, वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। इंग्लैंड यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा वैज्ञानिकों को राजनीतिक एवं मजहबी हस्तक्षेप से अधिक मुक्त रखता था तथा वैज्ञानिक संस्थाओं को अधिक प्रोत्साहन देता था, जिससे इंग्लैंड में वैज्ञानिक आविष्कार अधिक हुए। तो ये था कि भाई इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण थे। तो ये 9 कारण रहे अपने। अब पढ़ते हैं अगला, औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कार एवं सुधार। अब जब औद्योगिक क्रांति हुई तो कौन कौन से क्षेत्रों में ये नए नए आविष्कार हुए और कौन कौन से क्षेत्रों में उसमें सुधार हुआ था। तो पहला क्षेत्र लेते हैं अपना कृषि। कौन सा क्षेत्र लेते हैं? कृषि। कृषि क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति के समय सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में सुधार हुए। ये माना जाता है कि कृषि के बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी। 17वीं शताब्दी तक कृषि क्षेत्र में सामान्यतः वही विधियाँ एवं उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे जो कई शताब्दियों के से प्रयोग में लाए जा रहे थे। कृषि तकनीक में परिवर्तन नहीं होने के कारण कृषि जन्य वस्तुओं की मांग राज्य की खपत से अधिक नहीं थी। लेकिन जब कारखाना प्रणाली का विस्तार हुआ, शहरों की आबादी बढ़ी, तो अधिक अन्न और कारखानों के लिए अधिक कपास की मांग बढ़ी। यानी कपास की से क्या बनता है? कपास से क्या बनता है? कपड़ा। क्या बनता है? कपास से रुई से क्या बनता है? कपड़ा बनाया जाता है। तो कपड़ा बनाने के लिए कपास की खपत खूब सारी हुई, मांग हो गई, जिससे भी कृषि की आवश्यकता रही। तो अतः कृषि जन्य वस्तुओं के मांग की पूर्ति के लिए कृषि के क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीकों से काम करने और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। दूसरा कारण अब लोग मुनाफे के लिए खेती में पूंजी लगा रहे थे। वास्तव में कृषि क्षेत्रों में पूंजी के प्रयोग में कृषि में क्रांति ला दी। सर्वप्रथम, अब अंडरलाइन करनी इधर, सर्वप्रथम यॉर्कशायर, ये इंग्लैंड का एक शहर है, यॉर्कशायर के जमींदार जेथ्रोटल ने बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल बनाई। ये क्या हुआ? मशीन बनाई जिससे कि बीज बोया जा सके आराम से। तो ये कौन था? यॉर्कशायर का जमींदार था जेथ्रोटल, जिससे बीज बोने का कार्य अधिक व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से होने लगा। एक अंग्रेज जमींदार टाउनशेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया। जमींदार था टाउनशेंड ने क्या दिया? फसल का चक्र का सिद्धांत दिया कि इस मौसम में ये फसल बोनी चाहिए, इस मौसम में ये फसल बोनी चाहिए। अलग अलग फसलों का सिद्धांत, चक्र का सिद्धांत दिया था, जिसमें फसलों को अदल बदल कर बोने से भूमि की उर्वरक शक्ति बनाई रखी जा सकती थी। अब प्रति छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी तथा प्रति एकड़ फसल उत्पादन अधिक हो गया। 1770 ईस्वी के आसपास, अंडरलाइन करो, 1770 ईस्वी के आसपास रॉबर्ट बैकबेल, कौन था? रॉबर्ट बैकबेल ने कृषि के साथ साथ पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया। उसने भेड़ों और गायों की नस्ल सुधारने के लिए प्रयोग प्रारंभ किए।
वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति के नवीन प्रयोग से उसने पहले की अपेक्षा तिगुनी वजन की भेड़ें तैयार करने में सफलता प्राप्त की। 1793 ईस्वी में अमेरिकी निवासी व्हीटन, कौन था? व्हीटन ने अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन बनाई तथा 1834 में साइरस के एच मैककोरिमिक ने फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया। कालांतर में कृषि के यंत्रीकरण बढ़ता चला गया और शक्ति से चलने वाली मशीनों के आविष्कारों में कृषि में क्या ला दी? क्रांति ला दी। अब है वस्त्र उद्योग। ये था कृषि उद्योग में, कृषि में सुधार। अब वस्त्र उद्योग में नए आविष्कार। अब वस्त्र बनाने के लिए उसमें कौन कौन सी मशीनों का आविष्कार हुआ? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मुख्यतः वस्त्र उद्योग से हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मुख्यतः किससे हुई थी? वस्त्र उद्योग से। 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप के उद्योग में वस्त्र बनाने की प्राचीन प्रणाली वस्त्रों की मांग को पूरा करने में क्या थी? असमर्थ थी। इंग्लैंड में पहले सूती वस्त्र भारत से आयात किए जाते थे, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण भारत पर हो गया तब इंग्लैंड ने कपड़े के साथ साथ कपास का आयात करना भी प्रारंभ कर दिया। यानी कि कपड़ों का आयात होता था, उसके साथ साथ कपास, यानी कि कपास भी मंगाना शुरू कर दिया, यानी कच्चा माल भी मंगाना शुरू कर दिया। यूरोप में बढ़ते कपड़ों की मांग को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में नए आविष्कार किए गए। 1733 ईस्वी में जॉन के, अंडरलाइन करो, 1733 ईस्वी में जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल लूम की खोज की गई, जिसकी सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हो गया। जेम्स हर्ग्विस ने 1765 ईस्वी में कताई की मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई, जिससे एक व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। 1769 ईस्वी में, अंडरलाइन कीजिए इधर, 1779 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, जिससे पहले की अपेक्षा मजबूत धागा बनाया जाने लगा। 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन, कौन था? सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा बनाई गई म्यूल द्वारा काता गया धागा बहुत मजबूत और बढ़िया होता था। 1787 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट द्वारा पावरलूम यानी शक्ति चालित करघे का आविष्कार किया गया। तो ये था उद्योगों में जो आविष्कार हुए थे, वस्त्र उद्योग में जो आविष्कार हुए थे उसके बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो होगा अपना लो उद्योग में नए तकनीकी परिवर्तन, परिवहन क्षेत्र में नवीन आविष्कार, संचार के क्षेत्र में नए प्रयोग और औद्योगिक क्रांति के परिणाम। ये अपना नेक्स्ट वीडियो होगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये वीडियो बनाया जाएगा। तो मरोन क्लासेस में सभी का धन्यवाद। सब्सक्राइब करते रहिए, अधिक से अधिक शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए। थैंक यू।